अपनी माँ को मत सिखा। राजस्थान की उदयपुर शहर में राम प्रसाद नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मालती, 2 बेटे राजेश, अंशुल और एक बेटी सोनी थी। उसके बड़े बेटे की शादी विनीता से हुई थी, जो कि राम प्रसाद की बड़ी बहू थी। लेकिन विनीता की आदत थी कि वो घर में किसी की एक बात नहीं सुनती थी। एक दिन सुबह का समय था, परिवार के सारे सदस्य उठ चुके थे। किचन से विनीता की बनाई चाय की मीठी खुशबू नहीं, बल्कि मीठी चाय के बम आने की शिकायतें सुनाई दे रही थी। अरे भाभी, ये चाय है या शरबत? इतनी मीठी चाय कोई कैसे पी सकता है? अरे सोनी, मैं अकेले इतना काम करती हूँ, अगर चाय में थोड़ी शक्कर ज्यादा हो गई है तो क्या हुआ? ये दुनिया उससे खत्म नहीं हो जाएगी। भाभी, दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन हमारी जुबान जरूर शहद से ज्यादा मीठी हो जाएगी। अरे तो अच्छा है ना, कम से कम इस जुबान से मेरे लिए मीठे बोल तो निकलेंगे, वरना तुम तो बस मेरे काम में रोक टोक ही करती रहती हो। इस वहम में मत रहो भाभी। मीठे बोल तो मेरे मुंह से तुम्हारे लिए तभी निकलेंगे जब आप मेरे लिए कुछ खास करोगी। तुम सबको तो बस मुझे टोकने की आदत हो गई है, ये नहीं कि कभी खुद आकर भी चाय बना लो। अरे क्या चल रहा है ये सब? बंद करो दोनों। ससुर के चिल्लाने से चाय का किस्सा खत्म हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद सफाई का मुद्दा शुरू हो गया। विनीता घर में झाड़ू तो लगा रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो आधा कूड़ा घर में ही छोड़ देती थी। सोनी ने जब देखा कि बैठक में अभी भी धूल जमा है, तो वो विनीता के पास गई। भाभी, आपने झाड़ू लगाते समय अपनी आंखें बंद कर ली थी क्या? सोनी देख, मेरा दिमाग ना अभी बहुत खराब है, तुझे जो कहना है साफ साफ बोल। मैं भी बैठक से आई हूँ, लेकिन वहां तो अभी भी धूल है। अगर कहीं धूल रह गई है तो खुद साफ कर ले, मैं कोई मशीन नहीं हूँ। अरे भाभी, मशीन नहीं हो, लेकिन थोड़ी और मेहनत तो कर सकती हो ना। देख सोनी, ना तू मुझे ये सब करना मत सिखा। मैं घर का सारा काम अकेले करती हूँ और तुम सब बस मेरे काम पर उंगलियां उठाते रहते हो। सोनी ने देखा कि विनीता को गुस्सा आ गया है, तो वो वहां से बैठक में जाकर बैठ गई। लेकिन तभी अंशुल ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी सफेद शर्ट निकाली तो देखा उस पर काले निशान थे। गुस्से से तमतमाता वो बैठक में पहुंचा। ये मेरी शर्ट किसने धोई थी? इसमें काले निशान कैसे आ गए? मैंने धोई थी। क्यों, क्या हुआ? भाभी, इसको आपने कैसे धोया? इस पर काले निशान लग गए। विनीता किचन से आकर शर्ट देखकर हंसते हुए कहती है, अरे लगता है जल्दी में मैंने सारे कपड़े मिक्स कर दिए होंगे। अरे कोई बात नहीं, थोड़े से तो निशान है, पहन लो। भाभी, ये थोड़े से निशान ऑफिस में मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। अब ध्यान से काम क्यों नहीं करती हो? तो क्या मैं तुम्हारे कपड़े धोने की मशीन हूं? तुम्हें इतना परफेक्ट काम चाहिए तो शादी कर लो, फिर अपनी पत्नी को नखरे दिखाना। मुझे मत सिखाओ, वैसे ही पूरे घर की जिम्मेदारी में फंसी रहती हूं मैं। अंशुल भैया, भाभी की बात मान लो और शादी कर लो, फिर तुम्हारी वाइफ शर्ट को धोने के बाद प्रेस भी कर दिया करेगी। सॉरी, चुप करो, ये मजाक की बात नहीं है। भाभी, आपको थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। अरे बस करो अब अंशुल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे कितने काम करने होते हैं। अब तुम ये शर्ट पहनो या ना पहनो, तुम्हारी मर्जी। अगले दिन विनीता घर की सफाई कर रही थी। सफाई के चक्कर में उसने गलती से कूड़े के साथ सास ससुर की दवाई भी फेंक दी। जब मालती ने खाने के लिए अपनी दवाई ढूंढी तो दवाई गायब थी। परेशान होकर उसने विनीता से पूछा, विनीता, मेरी और तुम्हारे पापा जी की दवाई कहाँ है? अब मुझे क्या पता मम्मी जी, होगी यहीं कहीं। मेरी दवाई का समय हो गया है बेटा, मुझे दवाई ढूंढ कर दे। विनीता बड़बड़ाते हुए दवाई ढूंढने लगती है। तभी उसे ध्यान में आता है कि गलती से उसने दवाई कूड़े के साथ फेंक दी है। वो ये बात आकर मालती को बताती है। मम्मी जी, मुझे लगता है मैंने गलती से सफाई करते वक्त कूड़े के साथ दवाई भी फेंक दी। दवाई फेंक दी? तुम्हें होश भी है बहू कि तुम क्या बोल रही हो? मम्मी जी, इतना सब संभालना पड़ता है, गलती हो गई तो क्या हुआ? मैं राजेश को कहकर दूसरी दवाई मंगवा देती हूँ ना। वाह भाभी, गलती भी आपकी, दूसरी दवाई लाने का आइडिया भी आपका। बहू, तुम्हारी ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दवाई फेंकना कोई छोटी बात नहीं है। सबको मेरी गलती दिखती है पिताजी, लेकिन मेरी मेहनत कोई नहीं दिखता। पूरा दिन काम करने में मैं खुद का ध्यान भी नहीं रख पाती हूँ, और आप एक दवाई खोने की वजह से मुझे कितना सुना रहे हैं। विनीता सबके सामने रोते हुए ड्रामा करने लगती है, जिससे घर के सभी लोग विनीता से परेशान हो जाते हैं। अब सबने उससे किसी भी काम को कहना छोड़ दिया। एक शाम मालती और राम प्रसाद अकेले बैठकर बहू के व्यवहार पर बात कर रहे थे। मालती, विनीता बहू तो घर में किसी की बात नहीं सुनती और हर बार अपनी गलती दूसरों पर डाल देती है। हाँ, और कोई कुछ कहे तो झगड़ा करने लगती है। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं इसे कैसे समझाऊं। उम्र हो गई है, लेकिन घर के हालात देखकर चिंता होने लगती है। हमने सोचा था कि घर में बहू आएगी तो सुकून मिलेगा, लेकिन ये तो हर बात पर झगड़ती है।
अब तो जैसे घर की सुख शांति ही खत्म हो गई है। घर के बाकी सदस्य भी अब विनीता की आदतों से परेशान हो गए थे। सोनी और अंशुल मिलकर अपने मजाक के अंदाज में घर का माहौल हल्का करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विनीता के गुस्से के आगे सब बेकार हो जाता है। भैया, हमारी विनीता भाभी तो सुपर वुमन है, हर काम गलत करने में एकदम माहिर। इनसे काम खराब होने में कभी कोई गलती नहीं होती। सोनी, भाभी की इतनी तारीफ मत करो, वरना भाभी फिर कहेंगी अपनी माँ को मत सिखा। हाँ भैया, सही कहा। भाभी को लगता है उनसे गलती होना भी हमारी जिम्मेदारी है। विनीता की गलती करके उसको ना मानने के रवैये ने पूरे घर का माहौल बिगाड़ रखा था। अब सब लोग इस बात का हल निकालने की सोच रहे थे, लेकिन विनीता को समझाना किसी की बस की बात नहीं थी। शाम को मालती और राम प्रसाद आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी दोनों ने सोचा कि अब घर का माहौल बदलने का समय आ गया है। सोनिया जी, हमको अंशुल की शादी की बात शुरू कर देनी चाहिए, उसकी भी उम्र हो गई है। हाँ, सही कह रही हो आप, लेकिन लड़की ऐसी लानी चाहिए जो थोड़ी समझदार हो। विनीता जैसी बहू से तो भगवान बचाए। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। अंशुल के लिए सुंदर, सुशील और सुलझी हुई लड़की ही लाऊंगी। हाँ, फिर तो घर का सारा माहौल ही बदल जाएगा। देखना, ऐसा ही होगा। मैं कल से ही उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर देती हूँ। अब कुछ महीने तक अच्छी लड़की ढूंढने की तलाश के बाद आखिरकार मालती को एक लड़की पसंद आई। उस लड़की का नाम था कविता। मालती, राम प्रसाद और सोनी लड़की को देखने उसके घर गए। बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है? जी आंटी जी, मैं हर तरह का खाना बनाना जानती हूँ। दीदी, हमारी भाभी को चाय में नमक और सब्जी में मिठास डालने का बहुत शौक है। आप ऐसा खाना तो नहीं बनाती हो ना? जब आप मेरे हाथ का खाना खाओगी तो आपको खुद पता चल जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि किसी को शिकायत का मौका ना दूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुझे तो ये रिश्ता पसंद है। भगवान ने चाहा तो अगले महीने मेरे अंशुल की शादी हो जाएगी। ज़रूर बहन जी, आपको मेरी बेटी जैसी संस्कारी लड़की नहीं मिलेगी। अगले महीने धूमधाम से अंशुल और कविता की शादी हो गई। घर में नई बहू का स्वागत बड़े ही उत्साह से हुआ। सोनी ने कविता के साथ खूब मस्ती की। लो भाभी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब आपको मेरे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी ये नई दुल्हन तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जोरू के गुलाम बन जाओ और तुम्हारे कपड़े धुलवाने की जगह तुम्हें उसकी साड़ियाँ धोनी पड़े। दीदी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सबका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूँगी। वाह विनीता भाभी, आपकी देवरानी की शुरुआत तो बहुत धमाकेदार हुई है। आगे देखकर मज़ा आएगा। इस बात पर सब हंसने लगते हैं। अगले दिन कविता ने विनीता को काम करते देखा। विनीता जल्दबाजी में सब्जी बना रही थी, जिससे उससे सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया। कविता ने इस चीज़ पर ध्यान दिया और उसने ये बात विनीता को बताई। दीदी, लगता है सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अच्छा, तो कल की आई हुई लड़की मुझे बताएगी कि नमक कितना डालना है? अपनी माँ को मत सिखा, मुझे सब पता है। दीदी, सच में नमक ज़्यादा हो गया है। आप जब नमक डाल रही थी तो मैंने ध्यान दिया था। मैंने आपको इशारा भी किया था, पर शायद आपने देखा नहीं। देख कविता, मैं सालों से यही काम कर रही हूँ। मुझे तुझसे ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है, समझी? बढ़िया है मुझे ज्ञान देने वाली। ठीक है दीदी, आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। कविता को विनीता की बातें चुभ गई, लेकिन उसने ये सब सुनने के बाद भी विनीता से कुछ नहीं कहा। लेकिन सोनी ने सारी बातें किचन की खिड़की से सुन ली। वो समझ गई कि कविता भाभी को बुरा लगा है, इसलिए उसने कविता के कमरे में जाकर उसको संभाला। भाभी, दीदी ना ऐसी ही है, इनकी बातों को दिल पर मत लो। ये कभी किसी की कोई बात नहीं सुनती। अरे कोई बात नहीं मेरी प्यारी ननद जी, मैं इनकी आदत धीरे धीरे समझ रही हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा है। ओह भाभी, आप कितनी स्वीट और प्यारी हो। और वो विनीता भाभी को देख लो, एकदम खड़ूस। अरे ऐसा नहीं कहते सोनी, वो हमसे बड़ी है ना, उनका मजाक मत उड़ाया करो। अगले दिन राम प्रसाद का दोस्त घर आया। विनीता ने उनके लिए नाश्ते में पकौड़े बनाने शुरू किए। गैस बहुत तेज़ जल रही थी और ये बात कविता ने नोटिस करके विनीता से कहा, दीदी गैस धीमी कर लीजिए ना, वरना पकौड़े जल जाएंगे। अरे तू अपने काम से काम रखना, मुझे मत सिखा। तू अपनी चाय देख कहीं वो ना जल जाए। दीदी मेरी बात तो सुनिए। देख मेरा ना ध्यान मत भटका, मुझे मेरा काम करने दे। अब कविता ने चाय बनाई और विनीता ने जले हुए पकौड़े प्लेट में रख दिए। दोनों ने जाकर प्लेट बैठक में रख दी। जब राम प्रसाद के दोस्त संजीव ने पकौड़े खाए तो जले हुए पकौड़े से उनके मुंह का स्वाद बिगड़ गया और उनका गुस्सा फूट पड़ा। राम प्रसाद,
तुम्हारी बहू को पकोड़े बनाने भी नहीं आते क्या? सारे जले हुए पकोड़े खिला दिए मुझे। अरे अंकल जी, आपको खाने की तमीज है कि नहीं? लगता है आपके घर में आपको खाना नहीं मिलता, इसीलिए दूसरों के घर में खाकर उल्टा उनको ही ताने मारते हो। राम प्रसाद, तुम्हारी बहू को बोलने की भी तमीज नहीं है। मैं यहाँ पकोड़े खाने नहीं, तुमसे मिलने आया था। बहू, ये क्या बोल रही हो? ये हमारे मेहमान है। काहे के मेहमान पिताजी, जब इनको दूसरों के घर की बहुओं से बात करने की तमीज तक नहीं है? ये सुनकर संजीव बड़बड़ाते हुए चला गया। उसके जाते ही राम प्रसाद और मालती ने विनीता को खूब डांटा। बहू, ये तुम्हारा कौन सा तरीका है? ऐसे बात करते हैं किसी मेहमान से, और वो भी तब जब गलती तुम्हारी हो। बहू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी आदत सुधारो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। तो आप लोग संजीव अंकल को पकौड़े खिला देते, मुझे बाहर बुलाने की क्या जरूरत थी? वो मुझे नहीं, नई बहू को देखने आया था। मुझे क्या पता था कि तुम उससे ऐसे बात करोगी। तभी कविता ने विनीता को याद दिलाने की कोशिश की कि उसने तो गैस धीमी करने को कहा था, लेकिन विनीता ने उसे डांटकर चुप करवा दिया। दीदी, मैंने आपको मना किया था ना कि गैस धीमी कर लो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। ए, तू चुप रह, मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है। तूने जानबूझकर मेरा ध्यान भटकाया ताकि पकौड़े जल जाए। विनीता अब उल्टा कविता पर इस सब का इल्जाम लगाने लगती है। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और वहां से चले गए। अब रात के समय अंशुल और कविता अपने कमरे में बात कर रहे थे। तब कविता ने विनीता के व्यवहार को लेकर अंशुल से बात करने का फैसला किया। अंशुल, भाभी का व्यवहार ऐसा क्यों है? वो घर की काम ठीक से क्यों नहीं करती और सबको सुनाने क्यों लगती है? कविता, भाभी हमेशा से ऐसी ही है। अगर उनसे कुछ भी कह दो तो तुरंत बहाने बनाने लगती है। उन्हें अपनी गलती कभी नहीं दिखती। अच्छा, तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा धीरे धीरे तुमको ये सब खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, भाभी के काम करने का तरीका हमेशा से ऐसा ही रहा है। लेकिन मैं भाभी को प्यार से समझाऊंगी, शायद वो मेरी बात मान जाए। कोशिश करके देख लो, पर भाभी इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है। अगले दिन विनीता और कविता पास के बाजार में सब्जी खरीदने गई। विनीता ने जल्दी जल्दी सब्जियां देखी और बिना जांचे परखे उनको खरीदना शुरू किया। ये देखकर कविता उससे कहने लगी, भाभी, ये सब्जियां तो सड़ी हुई लग रही हैं, आप इन्हें क्यों ले रही हैं? अरे अपनी माँ को मत सिखा, मैं रोज सब्जियां खरीदती हूँ, मुझे अच्छे से पता है। भाभी, लेकिन आप देखिए तो सही, ये सब्जियां ठीक नहीं है। अब तुम मुझे सिखाओगी? अगर तुम्हें इतनी अकल है तो खुद खरीद लो। विनीता की आवाज़ सुनकर बाजार के लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए और देवरानी और जेठानी की लड़ाई के मजे लेने लगे। अरे ये देखो मैडम जी, बड़े घर की औरतों की आपस में लड़ाई होने लगी। हमें तो ये देखकर बहुत मजा आ रहा है। और लड़ो दोनों। सच में भैया, आजकल की नई बहुएं कुछ ज्यादा ही होशियार बनने लगी है। ये बातें सुनकर कविता को गुस्सा आ गया। उसने विनीता के हाथ से सब्जी का थैला छीना और सारी सब्जियां नीचे जमीन पर गिरा दी। देखिए दीदी, ये सब्जियां कैसी हैं? सड़ी गली सब्जियां लेकर आप घर वालों की सेहत खराब कर दोगी क्या? अरे ये तो सच में खराब है। दीदी, मैं आपको प्यार से समझाना चाह रही थी, लेकिन आप सुनती ही नहीं है। तुम मुझे सड़ी सब्जियां क्यों दे रहे थे? मेरे पैसे वापस करो, और आज के बाद मैं तुम्हारी दुकान से कभी कुछ नहीं लूंगी। अब उन दोनों ने दूसरी दुकानों से हरी और ताज़ी सब्जियां ली। उसके बाद वो दोनों घर आ गई। अब कविता ने बाजार वाला पूरा किस्सा सबको बताया। सभी ने कविता की होशियारी की तारीफ की। कविता, बहुत अच्छा किया बहू, तुमने आज तो सच में होशियारी वाला काम किया है। अरे मैंने ही दुकानदार को सुनाया और उसकी अकल ठिकाने लगाई। ये तो बस चुपचाप वहां खड़ी तमाशा देख रही थी। हाँ बहू, मैं जानता हूँ तुमने तो अकेले ही दुकानदार का पूरा हिसाब किताब ठीक कर दिया होगा। भाभी, लड़ने में हमेशा से परफेक्ट है, बस अब ये परफेक्शन घर के काम में भी आ जाए। अगले दिन विनीता के मायके से फोन आया कि उसके मायके वाले उससे मिलने आ रहे हैं। ये सुनकर विनीता खुश हो गई। उसने खुशी से सभी के लिए खाना बनाने का फैसला किया। मम्मी जी, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी, फिर देखना सारे घर वाले मेरे खाने की कितनी तारीफ करेंगे। ठीक है बहू, पर ध्यान रखना खाना अच्छा बना। खाना बनाते हुए विनीता को कविता से ये पता चला कि उससे चावल ज़्यादा गीले हो गए हैं, सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ गया है और आटा ठीक से गूथा नहीं है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब मैं क्या करूं? आज मेरे मायके वालों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी विनीता के मायके वाले आ गए और सब मिलकर उससे बातें करने लगे।
विनीता की माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसको अपने पास बिठा लिया। अब मौका देकर कविता ने किचन में जाकर सब संभाल लिया। उसने चावल में ब्रेड डाले, सब्जी में आटे की गोलियां डालकर नमक का स्वाद ठीक किया और आटे को फिर से अच्छे से गूंथ दिया। अरे विनीता, अब क्या बातों से ही अपने मम्मी पापा का पेट भरोगी? खाना लगाओ बेटा। जी अभी लगाती हूँ मम्मी जी। दीदी आप बैठो, मैं और सोनी खाना लगा देंगे। आज ये खाना खाकर मेरे घर वाले और ससुराल वाले मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे। कैसे भी करके मुझे आज बचा लो भगवान। खाने के बाद विनीता के मायके वालों और घर वालों ने मिलकर खाने की जमकर तारीफ की। ये सुनकर विनीता हैरान रह गई। विनीता, ये खाना तो बहुत लाजवाब है, इसमें तुम्हारी मेहनत साफ दिख रही है। सच में बेटा, आज का खाना मुझे हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद माँ पापा। थोड़ी देर बाद विनीता के मायके वाले चले गए। तब सोनी ने मस्ती में विनीता से कहा, भाभी, ये खाना कविता भाभी ने ठीक किया है। क्या कविता, तुमने ये सब किया? लेकिन कैसे? भाभी, सब्जी में नमक ज़्यादा था तो उसमें आटे की गोलियां बनाकर डाल दी। चावल गीले थे तो उसमें ब्रेड डाल दिए और आटा दोबारा अच्छे से गूंथ दिया, जिससे ज़बरदस्त पूड़ी बन गई। ये सुनकर विनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने कविता से माफ़ी मांगी। कविता, तुमने मेरी इज्जत बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं अपनी गलतियां सुधारूंगी और किसी को दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहू, ये सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। अब सब घर वाले विनीता के इस बदलाव से खुश हो गए और घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया।